हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई नो मैं बहुत दिन बाद अपनी स्टडी मटेरियल लेके आई हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी बाय हार्ट। एंड आज हम करेंगे बीकॉम ऑनर्स का बिजनेस लॉ का एक टॉपिक कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड द टॉपिक नेम इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स असेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस। ओके, सो फर्स्टली टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ दिस एंड असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारे पार्ट्स करेंगे एंड देन बेसिकली डिफरेंस करेंगे। सो यही हमारे आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट रहेंगे। 3 चीज आई होप आपको क्लियर रहें। सो फर्स्टली इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। Generally speaking, a contract means an agreement between two parties. This is the basic चीज, टू पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, बट दिस डजंट क्लियरली डिफाइन टू कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं करता। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एक्सपर्ट ऑफ लॉ। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेलमन, मैंने सेलमन की ली है, आप किसी की ऑथर की ले सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन दैट मीन रूल्स एंड कंडीशंस between the parties. In other words, a contract is binding by law. Law के थ्रू जो बंधे हुए हैं वो है contract. We can say that what are the essential of a valid contract? The above definition and the Indian Contract Act. A contract must have two basic characteristics. Two basic characteristics होती हैं. First is an agreement between two parties. Basic चीज है, two parties के बीच में एक agreement होता है. The second one is the agreement should be enforceable by law. Okay. And the next one is essential of a valid contract. The essential feature of a valid contract are following. If one of these elements is missing in an agreement, the agreement will not be enforceable by law. So all points are important for a valid contract. Okay. So first is agreement, proposal and acceptance. ठीक है, तो हमारा agreement होता है टू पार्टीज के बीच, जो कि एक होता है प्रपोज करता है एंड देन सेकेंड के ऊपर होता है एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है. So a valid contract have two or more than two parties because an individual can't enter into an agreement. एक एग्रीमेंट में एक इंडिविजुअल एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज का होना कंपलसरी है. इन एन एग्रीमेंट ऑल रूल्स एंड कंडीशन डिफाइन टू ईच अदर. इन एन एग्रीमेंट वन पार्टी मेक अ प्रपोजल एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट द प्रपोजल. व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. तो क्या है इसमें, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर देन टू पार्टीज के बीच में होता है, इंडिविजुअल एंटर नहीं कर सकता. सेकेंड इज रूल्स एंड कंडीशन डिफाइन कर देते हैं एक दूसरे को. एंड थर्ड में है अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, एक पार्टी प्रपोज करती है एंड देन सेकेंड एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, लेकिन अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है देन वो प्रॉमिस बन जाता है. तो इसमें यही 3 से 4 पॉइंट डिफाइन करने हैं. अगर एक डायग्राम के थ्रू समझे तो देखो दो पार्टीज होती हैं, ए पार्टी बी पार्टी. एक प्रपोजल दे रही है बी पार्टी को, एक्सेप्ट की कंडीशन होती है एंड रिजेक्ट की, और अगर वो एक्सेप्ट करेगी देन वो प्रॉमिस हो जाएगा. तो यही हम इस सब में बोला गया है एंड दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. एंड इसमें फिर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मोहन ए मेक अ प्रपोजल टू सेल हिज कार टू सोहन बी for rupees 50,000. Sohan accept the proposal, so there will be a promise and a valid agreement between two. मतलब मोहन ने प्रपोजल दिया एक कार को सेल करने के लिए 50,000 में सोहन को, एंड सोहन ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल एंड देन ये हमारा प्रॉमिस बन गया एंड ये वैलिड एग्रीमेंट भी हो गया इन दोनों के बीच. सो सेकेंड इज कॉम्पिटेंसी एंड और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. इट इज अनदर असेंशियल फीचर ऑफ दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन पार्टीज एंटर्ड लीगली इनटू एग्रीमेंट, लीगली एंटर्ड होती है ना जब एग्रीमेंट में, दैट्स देन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एंड सेकेंड है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी 18+ हो, इज ऑफ साउंड माइंड, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. वो किसी भी लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए पर्सन जो कि उस एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है. अगर वो ऐसा है तो वो कॉम्पिटेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसमें नहीं है एंड वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा. फ्री कंसर्ट ऑफ पार्टीज. द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर मस्ट बी फ्री
and genuine consent of the parties to the agreement. According to section 13, the consent of party is said to be free when they are of same mind on the term of contract. According to section 13 बोलता है consent of party is भी free होना चाहिए जब वो सेम माइंड पे होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस होंगी जब वो सेम माइंड पे होंगे ना तभी वो फ्री कंसेंट होगा. सेकेंड हमारा पार्टी सेड टू बी सेम माइंड व्हेन दे एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट सेम टाइम. उसी टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से एग्री करेंगे देन वो फ्री कंसेंट होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड व्हेन देयर आर एनी फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड होगा तो वो इनवैलिड होगा, वो वैलिड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, A wants to sell his flat car for rupees 80,000 and B wants to buy a car which is Maruti car because it is most popular. So there is a proposal by A and acceptance by B. But there is a difference between their concept. वो फ्लैट कार सेल कर रहा है लेकिन उसे भी बाय करनी है, लेकिन उसे फ्लैट कार नहीं करनी, उसे मारुति कार करनी है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है. प्राइस इज एक्सेप्टेबल बट कॉन्सेप्ट नॉट. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 इट इज इनवैलिड. एक डायग्राम के थ्रू है. एग्रीमेंट, ए ने प्रपोजल किया, बी ने एक्सेप्ट रिजेक्ट की कंडीशन होती है, बी के पास वो एक्सेप्ट करता है लेकिन वो वांट टू बाय मारुति कार करता है और सेल फ्लैट कार कर रहा है. तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है. द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ है हमारा lawful object consideration and legal object. The object of contract is another essential feature of a valid contract. A valid contract has to have an object. For a valid contract, the object consideration need not to be in term of a price. The consideration can even be in the past, present or future. But it needs to be a real object, must not be illegal, immoral, oppose of a public society. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम ऑफर प्रपोज टू सेल हिज बुक टू श्याम फॉर ₹20 एंड विजय एक्सेप्ट द ऑफर. इन दिस केस ₹20 इज ऑब्जेक्ट फॉर राम. राम के लिए बस 20 रुपी चाहिए, उसे तो अपनी बुक सेल करनी कोई भी लो, एंड बुक इज द ऑब्जेक्ट फॉर विजय, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो विजय के लिए है. तो ए ने प्रपोज किया 20 रुपी का, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑब्जेक्ट बाय करके. ठीक है, तो दिस इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. For a valid contract, it is essential that agreement has not been declared valid under Indian Contract Act 1872. Void agreement are related to gambling or promises to do impossible things. Okay. Fifth point है हमारा writing and registering agreement. A contract may be by mouth or in writing. As per law, there is a डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग एंड बाय माउथ. मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो मुंह के द्वारा भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है. सो हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज राइटिंग, सम अदर फॉर्मेलिटीज आर नीड टू बी एड इन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक इट लीगली इन्फोर्सेबल. रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इज मेड टू बी stamped and registered. In same case, it is registered to present a contract as a writing प्रूफ और विटनेस. ठीक है, तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा मुंह के द्वारा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, जैसे भी ऑरली हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. एंड पार्टी का इंटरेस्ट किस में है, राइटिंग में है, तो फॉर्मेलिटीज भी होती है कई सारी, लीगली उसमें करना पड़ता है. अगर वो रिटर्न है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए और राइटिंग प्रूफ होता है. ठीक है. सेवेंथ है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनाना जो कि हो ही नहीं सकता. A valid contract must be reasonable and practical. It must not promise have impossible thing, injecting new life in a dead body. मतलब कि तुम एक डेड बॉडी को जिंदा करो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. और फाइंडिंग द ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब कि जादू से किसी खजाने को ढूंढो, ये सब. द लॉ सच नॉट रिकॉग्नाइज दैट एक्टिविटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइंड. तो यहाँ पे हमारे फीचर्स खत्म होते हैं 7. इफ एन एग्रीमेंट डजंट मीट द अबव पॉइंट, इट कांट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिमेन ओनली एन एग्रीमेंट. अब हमारे आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द लास्ट ऑफ दिस वीडियो.
तो हमारे डिफरेंसेस है, हमारे 7 है। सेक्शन, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, बेस, लीगलिटी, इफेक्ट। तो सेक्शन देखो, इट डिफाइंड इन सेक्शन 2E, सेक्शन 2H, ठीक है। डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप क्या है इसका, एग्रीमेंट का वाइड होता है, क्योंकि इसमें इलीगल जो भी काम होते हैं वो भी एग्रीमेंट में होते हैं काउंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगल होते हैं। तो इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट इन एग्रीमेंट, और ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन द स्कोप इज लिमिटेड बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। नेचर, cover legal and extra legal affair, cover only legal affair. Base, it based on proposal and acceptance of proposal, it based on agreement. Legality, parties have no legal obligation, parties have legal obligation. Effect, it is not enforceable by law, it is enforceable by law. So I hope आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए या फिर किसी और का टॉपिक भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।